वो भयानक जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गुफा बनी हुई थी। उस रात भयंकर वर्षा हो रही थी। गुफा के भीतर वन्य जीवों की खालें सुरक्षित तरीके से रखी हुई थीं। उन खालों में हाथी, मगरमच्छ, हिरण, शेर और चीते जैसी दुर्लभ खालें शामिल थीं। उन खालों पर नागेश्वर अपने साथी बब्बन के साथ बड़ी ही गौर से नजर रखे हुए था। क्या देख रहे हैं नागेश्वर जी? ये सब हमारी ही मेहनत का नतीजा है। अरे हम कितनी मुश्किल से इस जंगल के शेर, चीते, भालू, मगरमच्छ और बंदरों को पकड़ते हैं और उन्हें मारकर उनकी खाल उतारते हैं। देखिए क्या मस्त खाल है, एकदम कीमती। क्या है ये? क्या है ये? अरे तुम तो जानते हो मुझे और ज्यादा जंगली जानवरों की खालों की आवश्यकता है। हमारा धंधा अब दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। मेरा सपना दूसरे देशों में भी जंगली खालें बेचने का है। तुम जानते हो बब्बन, मैंने अपने पुत्र दीपक को कुछ खालों के नमूनों के साथ दूसरे देश भेजा है, और जब वो वापस आएगा ना, तो हमें बहुत सारी खालों की आवश्यकता पड़ेगी। इतने खालों से कुछ नहीं होने वाला। और खालों का जुगाड़ कर बब्बन। अरे तू मेरा बब्बन शेर है रे, शिकार कर डाल सबका। ये जंगल अपना है। हाँ हाँ, ये बब्बन शेर का वादा है। चिंता मत कीजिए नागेश्वर जी, मैं अपने आदमी बढ़ा देता हूँ। ऐसा शिकार करूंगा कि कोई बच नहीं पाएगा। ये हुई ना बात। अगली बार जब मैं यहां आऊं तो मुझे दुगनी खाल दिखाई देनी चाहिए। समझ गया? इतना कहकर नागेश्वर और बब्बन गुफा के बाहर निकल आए। गुफा के बाहर उसका पहरेदार खड़ा था। ध्यान रखना, खालों की सुरक्षा ठीक से करते रहना। ये खालें कितनी कीमती है, ये तुम अभी नहीं जानते हो। कुछ देर बाद नागेश्वर और बब्बन बारिश में भीगते हुए नदी की ओर बढ़ गए। नदी के किनारे पहले से एक नाव रखी थी। नागेश्वर और बब्बन नाव में बैठ गए। बब्बन चप्पू चलाने लगा और कुछ ही समय बाद वो नदी के उस पार अपने गांव पहुंच गए। नदी के उस पार एक बड़ा ही सुंदर गांव बसा हुआ था, जिसका नाम दीपवन था। नागेश्वर अपने साथी बब्बन के साथ अपनी आलीशान हवेली में पहुंचा और आराम करने चला गया। अगली सुबह नागेश्वर उठकर सीधा अपनी दुकान में पहुंचा। तभी वहां माधव नाम का एक व्यक्ति आ पहुंचा। राम राम जी की सुनार जी। क्या बात है माधव? अरे भाई, आज सुबह सुबह मेरी दुकान पर क्या बात है? प्रणाम प्रणाम। नागेश्वर जी, बात यह है कि मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है। मुझे कुछ आभूषण बनवाने थे। अब आपसे अच्छे आभूषण भला इस गांव में कौन ही बना सकता है? ये बात भी है। चलो ठीक है, तो कल सुबह मेरी हवेली में आ जाना और अपने आभूषण ले जाना। ठीक है, चलो, राम राम। अगली सुबह नागेश्वर सोकर उठा। तभी माधव हवेली में आ गया। नागेश्वर जी, क्या मेरी पुत्री के आभूषण तैयार हुए क्या? हाँ, तैयार है, तैयार है। ए बब्बन, जा जरा बेटा, कक्ष में जो गहने रखे हैं उनमें से एक पोटली उठा ले आ। जा, भाग के जा, दौड़ के आ, जा। बब्बन नागेश्वर को गहरी नजर से देखकर चुपचाप दूसरे कक्ष में चला गया और कुछ देर बाद एक पोटली लेकर लौटा। नागेश्वर ने पोटली खोली। उसमें सोने के आभूषण रखे हुए थे। हाँ, ये लो माधव,
चाहो तो गहनों की जांच पड़ताल कर लो, एकदम मस्त बने हैं, देख लो। अब कैसी बातें करते हैं सुनार जी। आपके बनाए हुए गहनों पर भला कोई शक कैसे कर सकता है? आप तो हमारे गांव के सबसे ईमानदार सुनार हैं। आपके नाम की मिसालें दी जाती हैं। लाइए लाइए। हाँ। मालिक, ये तो नकली गहने थे। माधव की बेटी की शादी है, अगर कहीं भेद खुल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक नंबर के मूर्ख हो तुम। इतने वर्षों से मेरे लिए काम कर रहे हो, फिर भी मुझे पहचान नहीं पाए। इस गांव में मैंने जिसे भी गहने बेचे हैं वो सब नकली थे। मेरे बनाए हुए नकली गहने इतने अद्भुत होते हैं कि उनका भेद खुलना आसान नहीं होता। माधव को आज नहीं बल्कि वर्षों बाद पता चलेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर नागेश्वर और बब्बन चौंक गए। हैं? ये क्या है? अरे तू यहाँ कब आ गया? कहाँ से टपका? मैं तो अभी अभी आया हूँ। आप जानते हैं कि मैं अनाथ और बेरोजगार हूँ। मैं सुनार जी से मिलकर कुछ काम की बात करना चाहता था। काम? कौन सा काम? सुनार जी, हमको कोई काम दे दीजिए। काम की सख्त जरूरत है। आप चाहे तो मुझे अपने दुकान पे नौकर रख सकते हैं। बहुत ही जरूरत है काम धंधा की। अब इस समय मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। मेरे खेतों में पहले से किसान और मजदूर काम कर रहे हैं। दुकान का सारा काम तो मैं खुद ही संभाल लेता हूँ, और जरूरत पड़ी तो बब्बन रहता है। चल ठीक है, तू मेरे दिमाग में रहेगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बुला लूंगा। चलो चलो बेटा, अब तुम जा सकते हो, जाओ। किशन चुपचाप वहां से चला गया। ये तो चला गया मालिक, लेकिन कहीं जाते जाते हमारी बातें तो नहीं सुन ली। अभी कुछ कह नहीं सकते रे बब्बन। लेकिन मालिक, मुझे तो शक हो रहा है, क्योंकि ये काफी देर से यहाँ था। अगर इसने हमारी बातें सुन ली और गांव में भेद खोल दिया तो हमारे को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शक तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन पक्के तौर पे नहीं कह सकता। फिर भी हम खतरा मोल नहीं ले सकते। बब्बन, एक काम कर, इस ससुरे किशन पर ना नजर रखना शुरू कर दे। देख ये क्या करता है, ठीक है? हाँ, चल। इधर दूसरी ओर किशन नागेश्वर की हवेली से बाहर निकलकर सीधे अपने घर पहुंचा और चारपाई पर लेट गया। उसका मन अशांत था। हाँ, अच्छा हुआ जो सुनार को मुझ पर शक नहीं हुआ और मैंने उसकी सारी बातें भी सुन ली। ये नागेश्वर सुनार अंदर से इतना मक्कार होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। उसने माधव काका को नकली गहने बेच दिए। बताओ भला। हे भगवान, हे भगवान। एक काम करता हूँ, माधव काका को सब बता देता हूँ। हाँ। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने माधव काका को बताया वो तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। नागेश्वर सुनार को गांव में सभी लोग देवता के समान मानते हैं। मुझे पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी सब लोग मानेंगे। हाँ, अब देख बेटा, मैं क्या करता हूँ। किशन गहरी सोच में डूब गया। काफी देर बाद उसके दिमाग में जैसे तेज धमाका हुआ। क्या करूं समझ नहीं आता। क्या करूं, क्योंकि अब तो मुझे नागेश्वर और भी रहस्यमयी व्यक्ति लगने लगा है। ये हर महीने कम से कम 4 बार तो नदी के उस पार जंगल में जाता है, और जंगल में काफी समय से जंगली जानवरों के कंकाल भी मिल रहे हैं। ये चक्कर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नागेश्वर का संबंध उन कंकालों से हो?
एक काम करता हूं, मैं नागेश्वर पर नजर रखता हूं। उसी दिन से उसने नागेश्वर सुनार पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद नागेश्वर सुनार अपने साथी बब्बन के साथ नाव पर सवार होकर फिर से नदी के उस पार पहुंचा। नागेश्वर और बब्बन गुफा के भीतर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर नागेश्वर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। हाँ, आहा, वाह रे बब्बन वाह, मेरे शेर, तूने कमाल कर दिया। जैसा मैंने कहा था कि मुझे दुगनी खालें चाहिए, वैसे ही तूने कर दिखाया। वाह, क्या बात है। जब आपने आदेश दिया था तभी मैंने आदमियों की संख्या बढ़ा दी थी। अब आप अपना धंधा पूरे राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी फैला सकते हैं मालिक। अब कोई कमी नहीं है, आप बोलो, हम सब कर देंगे। हाँ, अब मुझे पूरे संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर नागेश्वर गुफा में बैठ गया। बब्बन किसी काम से गुफा के बाहर चला गया, लेकिन दूर झाड़ियों में छिपा किशन ये सब देख रहा था। ये दृश्य देखकर वो चौंक गया। अच्छा, तो सच्चाई ये है, नागेश्वर गांव में नकली सोना भी बेचता है और मासूम वन्य जीवों की खालें उतरवाकर उनको बाहर बेचता है। गजब आदमी है ये तो, गजब। मुझे इसकी सच्चाई गांव वालों को बतानी होगी। अगर गांव वाले सबूत मांगेंगे तो इसी गुफा को दिखा दूंगा, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। गांव वालों के मन में नागेश्वर सुनार की जो ये देवता वाली छवि है ना, खत्म हो जाएगी अब। हाँ। इतना कहकर किशन चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन किशन ये नहीं जानता था कि बब्बन उसे दूर से देख चुका था। बब्बन तेजी से नागेश्वर के पास पहुंचा और उसके कान में कुछ कहा। ये क्या बात कर रहे हो? किशन ने सब कुछ देख लिया? अरे बाप रे बाप। हाँ 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 नागेश्वर मालिक, उसने सब कुछ देख लिया। मुझे पहले से शक था कि उसने हवेली में हमारी बातें सुनी थी, वास्तव में सुनी थी। और अब उसे गुफा का रहस्य भी पता चल गया। ये तो हमारे लिए कांटा बन गया है मालिक। अरे तो फिर इस कांटे को निकालना होगा। मेरे बब्बन शेर, जा और जाकर उसको ठिकाने लगा दे। याद रखना, उसे इस तरह से मारना कि सबको उसकी मौत हाथ सा लगे। हत्या किसी कीमत पर नहीं लगनी चाहिए। अगर उसकी मौत हत्या लगी तो कहीं राजा उसकी जांच ना बैठा दे। समझ गया? सब समझ गया। आप तो चिंता ही मत करो, मैंने उसे खत्म करने की योजना पहले ही बना ली है। अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर बब्बन वहां से चला गया। किशन जैसे ही घने जंगल में एक बड़े वृक्ष के पास पहुंचा, अचानक उस वृक्ष की एक भारी डाल किशन के सिर पर आ गिरी। किशन जमीन पर गिर पड़ा और वो घायल होकर बेहोश हो गया। तभी वृक्ष के पीछे से बब्बन बाहर निकला। उसने ऊपर देखा जहां उसका एक आदमी खड़ा था। ओह, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। वो आदमी तुरंत उतरकर वहां से चला गया। बब्बन किशन के पास आया। किशन के सिर से खून बह रहा था। मूर्ख कहीं के, तुझे क्या लगा था तू हमारी सच्चाई इतनी आसानी से गांव वालों को बता देगा? अब जाकर नर्क में बताना हमारे धंधे की सच्चाई। अरे बेटा किशन, तेरी तो बच गई बंसी। इतना कहकर बब्बन वहां से चला गया।
शाम होते ही नागेश्वर अपनी हवेली लौटा। उसी समय बब्बन मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और उसके कान में सारी घटना बता दी। हाँ, अब सुबह उसकी लाश गांव वालों को मिलेगी तो सब यही समझेंगे कि पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई। वारे वारे मेरे बब्बन शेर, कमाल का शिकार किया तूने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना कहकर नागेश्वर अपने कक्ष में चला गया। अगली सुबह गांव का एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर किशन पर पड़ी। किशन आंखें बंद किए पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। अरे, ये तो हमारे गांव का किशन है। उस व्यक्ति ने किशन का हाथ पकड़ा और उसकी सांस महसूस की। अरे, ये तो अभी जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। ओहो, इसे वैद्य जी की झोपड़ी तक ले जाता हूँ, चलो। वो व्यक्ति किशन को उठाकर तेजी से वैद्य की झोपड़ी की ओर ले गया। वैद्य ने किशन को देखा और चौंक गया। हैं? क्या हुआ इसे? इसका नाम किशन है वैद्य जी, और लगता है कि इसके ऊपर कोई वृक्ष गिर गया है। ये अनाथ है, अगर बच जाए तो ठीक है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। वैद्य किशन का उपचार करने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक किशन को होश आया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, तुम्हारे ऊपर वृक्ष गिरा था, उसी वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। किशन रोने लगा। हाँ, कौन? नहीं, मेरी आंखों की रोशनी। मैं कौन हूँ? किशन हूँ मैं कौन हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा नाम किशन ही है। नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा नाम याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? आप कौन है? वैद्य ने किशन से कई सवाल किए, लेकिन किशन कोई जवाब नहीं दे पाया। तुम्हारी याददाश्त चली गई है और मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो तुम्हारी आंखों की रोशनी और याददाश्त वापस ला सके। मैं तुम्हें बस सहारे के लिए एक लाठी दे सकता हूँ बेटा। वैद्य ने किशन के हाथ में एक लाठी थमा दी। किशन लाठी पकड़े रोता हुआ वैद्य की झोपड़ी से बाहर निकला और गांव की गलियों में भटकने लगा। गांव में किसी ने उसकी मदद नहीं की। थककर किशन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं क्यों अंधा हो गया? तभी वहां एक भिखारिन लड़की आई। उसके वस्त्र फटे पुराने थे। तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, मैं अंधा हूँ बहन। मेरी याददाश्त चली गई है, कुछ दिखता भी नहीं है। क्या बताऊँ, क्या करूँ? मेरा नाम चित्रा है। मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। तुमने मुझे बहन कहा है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या मतलब? मेरे साथ चलो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। नहीं, भाई बहन का रिश्ता बदनाम नहीं होता। चित्रा ने किशन को सहारा दिया और उसे अपनी झोपड़ी ले गई। चित्रा ने किशन को खाना दिया। उस दिन के बाद चित्रा सुबह से शाम तक भीख मांगती और हर शाम किशन की सेवा करती। उधर नागेश्वर अपनी हवेली में बैठा था।
तभी बब्बन वहां आ पहुंचा। अरे मालिक मालिक मालिक, वो ससुरा किशन का बच्चा, वो तो अभी जिंदा है, बच गया वो। हाँ, मुझे पता है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी और याददाश्त दोनों चली गई। अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। बब्बन गहरी सोच में डूब गया। लेकिन मालिक, कहीं ऐसा हो गया कि मतलब उसकी याददाश्त लौट आई तो? ये सुनकर नागेश्वर चौंक गया। फिर तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। वही तो, उसे गांव की एक भिखारी लड़की चित्रा ने शरण दी है। अगर मालिक हम गांव में ये बात फैला दे कि वो बिना ब्याह के साथ निभा रहा है, बिना ब्याह के साथ में गुटरगू कर रहे हैं, दोनों के बीच में नाजायज संबंध हैं, तो गांव वाले उन्हें खुद ही गांव से बाहर निकाल देंगे। फिर वो कुछ भी कहे, उस पे कौन विश्वास करेगा? क्या कहते हैं? वाह रे मेरे बब्बन शेर! नेक काम में देरी कैसी, जल्दी से कर डाल इसको। नागेश्वर और बब्बन गांव के मुखिया के पास पहुंचे। अरे किशन और वो भिखारी लड़की गांव का माहौल खराब कर रहे हैं मुखिया जी। लेकिन किशन तो अंधा है और उसकी याददाश्त भी चली गई है। अरे हो सकता है मुखिया जी कि वो ये सब नौटंकी कर रहा हो। अगर ये बात दूसरे गांव तक पहुंची तो हमारी बेटियों का विवाह कैसे होगा? अरे कौन मानेगा कि ये वास्तव में अंधा है? अरे खुली आंख से कौन अंधा होता है, हैं? हमारे गांव की तो नाक कट जाएगी। नाजायज संबंध का मामला है, गांव की इज्जत का मामला है। ऐसे देखिए इसको। मुखिया क्रोधित हो गया। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे लोग गांव में रहेंगे तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। निकाल दिया जाए इनको गांव से। कुछ ही देर में मुखिया, नागेश्वर, बब्बन और गांव के लोग चित्रा की झोपड़ी की ओर बढ़ गए। चित्रा इतने लोगों को देखकर चौंक गई। बस बहुत हो गया भिखारी लड़की, अपने यार को लेकर गांव से दफा हो जा, नहीं तो धक्के मार कर गांव से निकाल दी जाओगी। समझ गई? निकलो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कैसी बातें कर रहे हैं? किशन मुझे बहन और मैं उसे भाई मानती हूँ। आप में से किसी ने उसकी मदद नहीं की और जो मदद कर रहा है उसी को बदनाम कर रहे हैं। बकवास मत कर। अच्छा हुआ नागेश्वर जी ने मेरी आंखें खोल दी। अरे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं मुखिया जी? इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालिए और मामला खत्म कीजिए। गांव की इज्जत का मामला है, जो करना है जल्दी कीजिए। चलिए। मुखिया ने गांव वालों के साथ मिलकर चित्रा और किशन को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। चित्रा और किशन रोते हुए जंगल की ओर भटकने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल के एक झरने के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हाँ, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ ना। मैंने कहा था ना कि लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। देखा। मुझे नहीं पता था कि गांव वाले इतनी गंदी सोच के होंगे कि भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर देंगे। तभी उसके कानों में एक कड़कदार आवाज टकराई। कौन हो तुम दोनों? चित्रा पीछे पलटी। उसके सामने एक नकाबपोश तलवार लिए खड़ा था। कौन है रे तू? और तेरे साथ ये युवक कौन है? चित्रा रो पड़ी और नकाबपोश को सारी घटना बता दी। चित्रा की कहानी सुनकर नकाबपोश भावुक हो गया
हाँ, वैसे तो मैं डाकू हूँ, मेरा नाम भूरा सिंह है, लेकिन चिंता मत कर, मैं डाकू जरूर हूँ, पर मेरे विचार तुम्हारे गांव वालों के जैसे नहीं है। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है मैं समझता हूँ। चलो, तुम दोनों भूखे लग रहे हो, पास में ही मेरे रहने का ठिकाना है, चलो मेरे साथ चलो, आओ। भूरा सिंह उन दोनों को कुछ दूर एक झोपड़ी में ले गया। भूरा सिंह ने चित्रा और किशन को खाना दिया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। तुम इतने अच्छे इंसान हो, फिर डाकू क्यों बने? इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे गांव का सबसे इज्जतदार व्यक्ति का चोला पहने वो नागेश्वर सुनार है। क्या मतलब? भूरा सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, ये बात है वर्षों पहले की। वर्षों पहले मैं दीपवन गांव का रहने वाला था। मैं और मेरे पिता किसान थे। मेरी एक बहन थी पूजा। हमारा सपना था कि उसका विवाह अच्छे से हो। पिताजी ने पूजा के दहेज के लिए नागेश्वर से ही सोने के गहने बनवाए, लेकिन शादी के बाद वो गहने नकली निकले। ससुराल वालों ने पूजा को अपमानित करके घर से निकाल दिया। वो सब सहन नहीं कर सकी और उस बेचारी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब मुझे और हमारे पिताजी को यह पता चला, हम सुनार के पास गए, लेकिन उसने उल्टा मेरी बहन पर ही झूठा आरोप लगा दिया। कहा कि गहने असली थे और मेरी बहन ने उन्हें किसी प्रेमी को दे दिया होगा। गांव वालों ने भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे माँ और पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और बेचारे उसी दिन, हाँ बस उसी दिन से मैं डाकू बन गया। मैं मौके का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन मौका मिलेगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। उसकी गर्दन थड़ से अलग कर दूंगा मैं। हाँ। इतना कहकर भूरा सिंह शांत हो गया। वो चुपचाप झोपड़ी से बाहर चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। चित्रा और किशन डाकू भूरा सिंह की झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन किशन ने चित्रा से कहा, हाँ, आज मैं स्नान करना चाहता हूँ। चित्रा ने किशन का हाथ पकड़ा और उसे झरने के किनारे ले गई। झरने के पानी में ज्यादा अंदर मत जाना। किशन धीरे धीरे उस पानी में उतरने लगा। अगले ही पल तेजी से एक मगरमच्छ वहां आया और किशन का पैर पकड़ लिया। किशन भागो, मगरमच्छ है। किशन अंधा था। दर्द से वो घबरा गया और इधर उधर हाथ मारने लगा। अगले ही पल मगरमच्छ और किशन की निगाहें आपस में टकराईं। मगरमच्छ की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। किशन को सब कुछ दिखाई देने लगा। हाँ, हाँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है मुझे। चित्रा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अगले ही पल मगरमच्छ रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर युवक में बदल गया। उसी समय दौड़ता हुआ भूरा सिंह वहां आ पहुंचा। तुम तो नागेश्वर के पुत्र दीपक हो। हाँ, लेकिन कुछ देर पहले ये मगरमच्छ के रूप में था। जैसे ही इसकी नजर किशन से मिली, किशन की आंखों की रोशनी वापस आ गई और ये अपने असली रूप में आ गया। अगले ही पल किशन को चक्कर आया। वो झरने के पानी से बाहर आ गया। हाँ, मेरी याददाश्त वापस आ गई। मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कौन हूँ ये भी याद आ गया। मुझे याद है कि मुझे नागेश्वर का रहस्य पता लग गया था। मुझे पता लग गया था कि वो गांव में नकली सोना बेचता है। मुझे उसकी गुफा का ठिकाना भी पता लग गया था।
जहां वो जंगली जानवरों की खालें रखता था, और मैं यही बताने गांव जा रहा था कि तभी मेरे ऊपर एक वृक्ष गिरा और फिर मुझे होश नहीं रहा। और फिर बस अफसोस के साथ कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पिता नकली सोना बेचने के साथ साथ बहुत बड़े जानवरों की खालों की तस्करी भी करते हैं। लेकिन ये बताओ कि तुम मगरमच्छ कैसे बने? हाँ, कुछ समय पहले मैं जंगली जानवरों की खालें लेकर विदेश जा रहा था। रास्ते में मुझे एक साधु महाराज मिले। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं और मेरे पिता ये सब कुछ छोड़ दें, लेकिन मैंने साधु जी से बदतमीजी की। साधु महाराज ने मुझे श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन तेरे पिता से सताया गया कोई मनुष्य तुझे देखेगा, उसी दिन तू श्राप से मुक्त हो जाएगा और वो व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। ओ, समझ गया। यानी कि नागेश्वर की वजह से ही मेरी ये हालत हुई थी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है वो वृक्ष अपने आप ना गिरा हो, शायद उसे गिराया गया हो, क्योंकि पिता को पता लग गया होगा कि तुम उनका रहस्य जान गए हो। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं और मेरे पिता कितने गलत रास्ते पर थे। अब मैं सबके सामने अपने पिता की सच्चाई उजागर करूंगा। मैं अपने पिता के खिलाफ गवाही दूंगा। हाँ, चलो। दीपक, चित्रा, किशन और भूरा को लेकर गांव पहुंचा। नागेश्वर अपने साथी बबन के साथ गांव में खड़े थे। बेटे दीपक, अरे बेटा, तुम विदेश से कब लौटे? और तुम्हारे साथ ये किशन, ये भिखारी लड़की और ये भूरा, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा भूरा, मैंने तो सुना था कि तू डाकू बन गया है। दीपक जोर से चिल्लाया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और गांव वालों को सारी घटना बताते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी, बस बहुत हो गया। मैं आपको चेता रहा हूं कि सब कुछ स्वीकार कर लीजिए, खुद को राजा के हवाले कर दीजिए और अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। गांव वाले घृणा से नागेश्वर और बब्बन को देखने लगे। नागेश्वर क्रोधित हो उठा। अरे वाह 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 वाह, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। एक साधु ने तुझे मगरमच्छ क्या बना दिया? तू अपना रास्ता ही भूल गया। बड़ा आया। अरे बेटा होकर क्या बाप को सुधारने चला है? अरे मुझे सुधारने की बात कर रहा है? तूने मेरा भांडा सबके सामने फोड़ दिया, नालायक कहीं के। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मरी, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता मरे। अगर तुम नकली सोना ना देते तो मेरा परिवार जिंदा होता। तुम्हारी वजह से मैं डाकू बना। नागेश्वर ने किशन की ओर देखा। अरे तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नागेश्वर तलवार लेकर आगे की ओर बढ़ा। नागेश्वर के हमला करने से पहले ही भूरा सिंह ने तलवार से उसे मार दिया। नागेश्वर चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। गांव वालों ने बब्बन को पकड़ लिया। उसे राजा के हवाले कर दिया गया और राजा ने बब्बन को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। नागेश्वर की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। चित्रा क्रोध से भरी नजरों से गांव वालों की ओर देख रही थी। गांव वाले नीची नजरें किए हुए खड़े थे। चित्रा गुस्से से उन सबको देखकर बोली, अब आप सबने सच्चाई अपनी आंखों से देख ली, पर आपको सब समझ में आ गया कि दोषी कौन है। लेकिन आप सबने भी एक पाप किया है। ये सुनकर मुखिया चौंक पड़ा। तुम किस पाप की बात कर रही हो? मेरे और किशन के बीच भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता था, लेकिन आप सबने नागेश्वर के बहकावे वाली बातों में आकर उस निर्मल रिश्ते पर लांछन लगा दिया। आपको अपने किए पर लज्जा आनी चाहिए। क्या आप ये सब भूल गए कि इस संसार में भाई बहन जैसा निष्कलंक और सम्मानजनक रिश्ता भी होता है, जिसे आपने अपनी संकीर्ण सोच से अपवित्र कर दिया था। ये सुनकर मुखिया की आंखों में आंसू बहने लगे और वो हाथ जोड़कर चित्रा से बोला,
हमें हमें माफ कर दो चित्रा बिटिया। हम अपनी भूल पर शर्मिंदा है हम। सभी गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन सभी को अपनी गलती का एहसास था। इस कहानी ने सिखाया कि झूठ, लालच और वन्य जीवों की तस्करी का अंत हमेशा विनाश होता है। जो लोग मासूम प्राणियों और निर्दोष इंसानों का शोषण करते हैं, समय एक दिन उनका पर्दाफाश जरूर करता है। सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो सबसे बड़ा न्याय बनकर आता है।